एक कंपनी जिसके आईपीओ ने इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचाया, क्रिटिसिस्ट जिन्होंने कंपनी को स्कैम तक कह दिया और एक रिसेंट कमबैक जिसने सबको फिर से सोचने पे मजबूर कर दिया। ये कहानी है मामाअर्थ की। एक छोटी सी बेबी की स्किन पे रैशेस हो जाते हैं। उसकी माँ हर प्रोडक्ट ट्राई करती है लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। वो रातों को सो नहीं पाती, सोचती है क्या मैंने अपने बच्चे के लिए कुछ सही नहीं कर पा रही। ये किसी भी ऑर्डिनरी माँ की कहानी लगी है, लेकिन इस बार ये दर्द एक ऐसी कंपनी का जन्म बना जो आगे चलकर 10,000 करोड़ से ज्यादा की बन गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, इसमें है एक आईपीओ जिसने इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचाया। ये है मामाअर्थ की पूरी कहानी। गजल अलग हरियाणा के गुड़गांव में एक मिडिल क्लास परिवार में बड़ी हुई थी। उनके पास एक कार एसेसरी की दुकान चलाते थे। उनकी माँ घर संभालती थी। गजल ने अपनी पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी से की और बाद में न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ आर्ट से मॉडर्न आर्ट की भी पढ़ाई की। उनका करियर शुरू हुआ NIIT में, जहां वो सिर्फ 1200 महीने की सैलरी पे कॉर्पोरेट इंजीनियर का काम करती थी। उनकी मुलाकात हुई वरुण अलग से और दोनों ने शादी कर ली। 2014 में उनके पहले बेटे अगस्त्या का जन्म हुआ, लेकिन खुशी के साथ एक चिंता भी आई। अगस्त्या की स्किन बहुत सेंसिटिव थी और जो भी बेबी प्रोडक्ट वो यूज करते उनसे रेशेस हो जाते थे। गजल ने बहुत रिसर्च की और उन्हें पता चला कि इंडिया में अवेलेबल ज्यादातर बेबी प्रोडक्ट्स में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। दूसरे नए पेरेंट्स से बात करके उन्हें पता चला कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उनकी नहीं थी। बहुत सारे पेरेंट्स इसी टेंशन से गुजर रहे थे। यही वो मोमेंट था जब एक छोटा सा आइडिया एक बिजनेस बन गया। सितंबर 2016 में गजल और वरुण अलग ने शुरू की अपनी कंपनी मामाअर्थ, जिसकी पेरेंट कंपनी का नाम रखा गया होनासा कंज्यूमर। शुरुआती इन्वेस्टमेंट थी सिर्फ 25 लाख। आइडिया सिंपल था, टॉक्सिन फ्री नेचुरल सेफ बेबी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाना जो इंडिया में अवेलेबल इंटरनेशनल ब्रांड्स के बराबर क्वालिटी के लेकिन अफोर्डेबल प्राइस में मिले। उन्होंने अपना बिजनेस पूरी तरह ऑनलाइन D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल पे शुरू किया। मतलब कोई ट्रेडिशनल रिटेलर स्टोर नहीं, सीधा कंपनी से कस्टमर तक अपनी वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। पहले कुछ महीनों में ही कंपनी ने 30 लाख का रेवेन्यू कमा लिया। एक बड़ी मदद मिली जब एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने कंपनी में एंगल इन्वेस्टर के रूप में इन्वेस्ट किया, जिससे ब्रांड को क्रेडिबिलिटी और विजिबिलिटी दोनों मिली और कंपनी अपने पहले 1 लाख कस्टमर्स तक पहुंची। कंपनी ने अपने आप को एशिया का पहला मेड सेफ सर्टिफाइड ब्रांड बनाया, एक सर्टिफिकेशन जो कंफर्म करता है कि प्रोडक्ट्स जेन्युइनली टॉक्सिन फ्री है। यह उनकी सबसे बड़ी मार्केटिंग ताकत बन गई। अगले कुछ सालों में मामाअर्थ की ग्रोथ देखकर सबको हैरानी हुई। 2020 तक सिर्फ 3 साल में कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ तक पहुंच गया। कोविड-19 के दौरान जब फिजिकल स्टोर बंद थे और लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ज्यादा झुके, मामाअर्थ की ग्रोथ और भी तेज हो गई। 2021 में रेवेन्यू 460 करोड़ तक पहुंच गई। कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स रेंज भी एक्सपेंड की। सिर्फ बेबी प्रोडक्ट से आगे बढ़कर स्किन केयर, हेयर केयर और पर्सनल केयर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। उन्होंने नए ब्रांड्स भी एक्वायर किए और लॉन्च किए, जैसे थे द डर्मा को, बी ब्लंट, एक्वालॉजिकल। गजल अलग खुद भी एक पॉपुलर पब्लिक फिगर बन गई जब वो शार्क टैंक इंडिया में जज के रूप में गई। उनकी खुद की कहानी एक मिडिल क्लास घर की लड़की से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन तक लोगों को बहुत इंस्पायर करती थी। 2022 में मामाअर्थ ने यूनिकॉर्न स्टेटस पा लिया, मतलब कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो गई। ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग D2C ब्रांड में से एक बन गया और बड़े FMCG जाइंट्स जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर और प्रोसेटर एंड गैम्बल को भी सीधी टक्कर देने लगी। नवंबर 2023 में होनासा कंज्यूमर मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई, एक 10,500 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ। ये उस वक्त की सबसे बड़े D2C IPOs में से एक था। लेकिन इस IPO में एक बड़ी बात थी जो इन्वेस्टर्स को परेशान करती थी। IPO का बड़ा हिस्सा लगभग 1035 करोड़ ऑफर फॉर सेल के थ्रू था। मतलब ये नया पैसा कंपनी के लिए नहीं था, बल्कि पुराने इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे थे। सिर्फ 365 करोड़ ही कंपनी के लिए फ्रेश कैपिटल था। कई क्रिटिक्स ने इस स्ट्रक्चर पे सवाल उठाए। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी थी पुराने इन्वेस्टर्स के लिए, ना कि जेन्युइन ग्रोथ फंडिंग। कुछ क्रिटिक्स ने तो कंपनी के बिजनेस मॉडल को भी क्रिटिसाइज किया, ये कहते हुए कि कंपनी अपने मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है, जबकि एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी भी थी। IPO के वक्त कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 151 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया था, जबकि उसके पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2022 में सिर्फ 14 करोड़ का छोटा सा प्रॉफिट था। लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखी। अपने हाई से स्टॉक लगभग 64% तक नीचे गिर गया और लंबे समय तक अपनी इशू प्राइस से भी नीचे ट्रेड करता रहा। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी निराशा थी जिन्होंने IPO में अपना पैसा लगाया था। IPO के बाद के साल मामाअर्थ के लिए भी आसान नहीं रहे। 2024 में कंपनी ने 2000 करोड़ रेवेन्यू का माइलस्टोन छुआ, जो D2C कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन इसके तुरंत बाद कंपनी को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। 2025 के पहले कुछ महीनों में रेवेन्यू में 7% की गिरावट आई। कंपैरिजन में पिछले साल से कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी की तरह बढ़ रही थी वो फिर से लॉस में चली गई।
एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज्यादा सिर्फ एक ब्रांड मामाअर्थ पे डिपेंड करता था और उनकी दूसरी एक्वाजिशंस जैसे जस्ट फॉर किड्स और कुछ दूसरी सब डायरीज उन्हें भी लॉसेस का सामना करना पड़ा। कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी बदला, सुपर स्टॉकिस्ट मॉडल से सीधा डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ शिफ्ट किया, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में इन्वेंट्री रिटर्न्स और ट्रांजिशन कॉस्ट आई। कंपनी ने इस ट्रांजिशन के दौरान फाइनेंशियल नंबर्स को लेकर कुछ डिस्प्यूट भी फेस किए, जिन्हें उन्होंने पब्लिकली एड्रेस किया और अपनी तरफ से क्लियरिफाई किया। यह सब दिखाता है कि एक इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन सिर्फ तेजी से बढ़ना काफी नहीं होता, सस्टेनेबिलिटी बढ़ाना ज्यादा जरूरी होती है। अब यहाँ कहानी एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। 2025-26 में कंपनी अपनी स्ट्रेटेजी बदलती है। उन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज में फैलना छोड़ दिया और अपना फोकस सिर्फ उन प्रोडक्ट्स रखा जो जेन्युइनली अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्पेंडिंग को भी ज्यादा डिसिप्लिन बनाया। इसका रिजल्ट दिखने लगा। मई 2026 में रिपोर्ट हुई फाइनेंशियल रिजल्ट के मुताबिक कंपनी ने Q4 26 में 69.4 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और पूरे फाइनेंशियल ईयर में टोटल 200 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। कंपनी ने अपना पहला डिविडेंड भी अनाउंस किया, 3 रुपए पर शेयर, जो दिखाता है कि कंपनी अब एक मैच्योर स्टेबल बिजनेस तरह बिहेव कर रही है, न कि एक कैश बर्निंग स्टार्टअप की तरह। ये टर्न अराउंड इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये साबित करता है कि सिर्फ एक बड़ी वैल्यूएशन या एक फ्लैशी आईपीओ किसी कंपनी की असली हेल्थ नहीं बताता। असली हेल्थ दिखती है जब कंपनी मुश्किल वक्त के बाद भी अपने आप को सुधारने में सफल होती है। अब इस पूरी कहानी को बैलेंस के साथ देखते हैं। जो लोग मामाअर्थ को सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि एक जेन्युइन इंडियन सक्सेस स्टोरी है। 2 यंग फाउंडर्स ने अपने खुद के पर्सनल प्रॉब्लम से एक ऐसी कंपनी बनाई जो लाखों लोगों के घर तक पहुंची और बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स को भी टक्कर दी। उनका कमबैक भी दिखा है कंपनी के पास जेन्युइन रेजिलेंस है। दोनों नजरिए इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये पूरी D2C स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए एक केस स्टडी है कि कैसे फास्ट ग्रोथ और जेन्युइन सस्टेनेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाना जरूरी होता है। मामाअर्थ की कहानी से क्या सीखा जा सकता है? सबसे अच्छे बिजनेस आइडियाज अक्सर अपनी खुद की जिंदगी के प्रॉब्लम से आते हैं। गजल और वरुण ने अपने बेटे के लिए एक सोल्यूशन ढूंढा और वही सोल्यूशन लाखों पेरेंट्स को दे दिया। तो मामाअर्थ की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक सब कुछ एक इमोशनल शुरुआत से एक तेजी से बढ़ता बिजनेस, एक बड़ा आईपीओ जिसने सवाल खड़े किए, मुश्किल साल और एक कमबैक जो अभी भी लिखा जा रहा है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सक्सेस कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती। हर बड़ी कंपनी अपने सफर में हाइज और लॉस दोनों देखी है। जो कंपनी जेन्युइनली लंबे समय तक टिकी है वो होती हैं जो अपनी गलतियों से सीखी हैं और अपने आप को बार बार सुधारी है। ये थी मामाअर्थ की कहानी, एक माँ के प्यार से शुरू होकर एक पूरी इंडस्ट्री के लिए सबक बन जाने तक। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब